Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 7th of September to 13th of September, यानी कि 7th September से लेके 13th September तक जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन इकोनॉमी की फील्ड में। व्हाट शैल वी कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, तो एक आर्टिकल आया था, सबसे पहले देखते हैं। एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, वो ये बता रहा था कि यूएसए में ना क्रिप्टो बैंकिंग और क्रिप्टो फाइनेंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। नाउ बैंकिंग आप ट्रेडिशनली जानते हो कि पैसे का लेन देन है, डिपॉजिट लेते हैं बैंक्स और आगे लोन आउट कर देते हैं। पर अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो बैंकिंग वाली फैसिलिटीज दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी ये एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और उस पर इंटरेस्ट देते हैं और आगे लोन आउट करते हैं, राइट? तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बैंकिंग और फाइनेंस की फैसिलिटीज ये नई इमर्जिंग फील्ड है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी नई इमर्जिंग फील्ड है। तो ये क्रिप्टो बैंकिंग क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है, उसको देखेंगे। देन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में एक और आर्टिकल आया था विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। ना हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रीवियस बहुत पुराने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम लेके आई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिले। अभी रिसेंटली बहुत सारे सेक्टर्स को में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू कर दी गई है। अभी रिसेंटली टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की नोटिफिकेशन आई है। तो ब्रीफ में देख लेंगे ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या और ये टेक्सटाइल सेक्टर में क्या कर रही है, कैसे आ रही है और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे वो देखेंगे। देन एक आर्टिकल आया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है ना, जुलाई में ही अनाउंस कर दिया था कि वो रेलवेज को धीरे धीरे प्राइवेटाइज करेंगे। तो इस पे बहुत ह्यू एंड क्राई भी हो रहा है, बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम दोनों की आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं और जो अगेंस्ट जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज के, उनके क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज को देखेंगे। देन जैसा कि हमेशा होता है, हर लेक्चर में होता है, आई गिव यू सर्टेन आर्टिकल्स जिन्हें आपने खुद घर में पढ़ना है। कुछ आर्टिकल्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं न्यूज़पेपर से जब मैं गो थ्रू कर रहा होता हूं, और वो आर्टिकल्स मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ो। आपको समझ आ जाएंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, पर आप खुद उन्हें पढ़ो। नहीं समझ आता फिर भी आप खुद पढ़ो। इसके दो फायदे हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक, आपकी रीडिंग हैबिट बेटर होगी। दूसरा, आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी इशू। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो आर्ग्यूमेंट्स लिखे होते हैं उनकी जैसी लैंग्वेज होती है, वैसी लैंग्वेज अगर आप यूज कर लो अपने आंसर्स में, मेंस आंसर्स में, तो वो आपके आंसर्स को और उभारता है। सिमिलरली एसे राइटिंग में भी ये आर्ग्यूमेंट्स काम आते हैं, राइट? तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, मेंस की तैयारी अच्छी होगी इफ यू रीड सर्टेन आर्टिकल्स दैट आई गिव टू यू फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो कुछ आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपने घर में कंसिडर इट एज योर होमवर्क, वो आपने खुद पढ़ने हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह एमसीक्यूज में आपको देता हूं इस लेक्चर से रिलेटेड। हर लेक्चर से रिलेटेड कुछ आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, वो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए होता है। तो ये मेंस के लिए हो गया, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। तो कुछ एमसीक्यूज इसी लेक्चर से रिलेटेड आपको एंड में मिलेंगे, वो आपने आंसर करने और उनके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो बैंकिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इससे रिलेटेड आया था आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में, क्रिप्टो बैंकिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। नाउ इसके बारे में बात करते हैं। नाउ ये जो आर्टिकल है, इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू बी फेमिलियर विद सर्टेन टर्म्स कि क्रिप्टो लोन्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या होता है। ये कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये टर्म्स पता होने से भी पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ध्यान से सुनना। देखो, आपको पता है कि बैंक्स जनरली क्या करते हैं। बैंक्स लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और उन डिपॉजिट्स पे बैंक्स कस्टमर्स को कुछ इंटरेस्ट रेट देते हैं, राइट? कुछ इंटरेस्ट रेट देते हैं। लेट्स सपोज आप जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो उस पे आपको 4% मिल रहा है, और यही जो पैसा इकट्ठा हुआ है बैंक्स के पास, वो उसे आगे दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, और उन लोन्स पे वो कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, लेट्स सपोज 6%।
ठीक है, तो बैंक्स आपसे पैसा लेते हैं, आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं और उसी पैसे को आगे लोन आउट कर देते हैं और उस पर भी कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अब नेचुरल सी बात है, अगर बैंक को पैसा कमाना है तो वो आपको डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट रेट देगा और लोन्स वालों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, है ना। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 6% वो लोन के चार्ज कर रहा है, 4% वो आपको डिपॉजिट पे दे रहा है। ये जो बीच का डिफरेंस है दैट इज 2%, ये होता है एक बैंक का स्प्रेड, है ना। और अगर आपने लेक्चर्स लगाए हैं बैंकिंग सेक्टर के तो आपको समझ आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी से बैंक पैसे कमाता है। नाउ लेट्स सपोज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आ जाता है, ट्रेडिशनल बैंक नहीं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आ जाता है जो आपसे डिपॉजिट लेता है मनी की फॉर्म में नहीं, क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। अभी तो बैंक आपसे रुपीज लेता है, डॉलर्स लेता है अमेरिका में, इंडिया में रुपीज लेता है। अगर आप बिटकॉइन जमा कर सको किसी जगह पे, या बिटकॉइन जैसी ही और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जमा कर सको, डिपॉजिट कर सको, और कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको उस पर इंटरेस्ट दे, तो ये एक तरह से क्रिप्टो डिपॉजिट्स हो जाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी के डिपॉजिट्स हैं। और सिमिलरली कोई बैंक या कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे लोन दे सके तो वो क्रिप्टो लोन्स हो जाएंगे, है ना। मेक सेंस। नाउ क्रिप्टो लोन्स क्या होते हैं, हम पहले टर्म पे आ जाते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा क्रिप्टो लोन्स। नाउ व्हाट आर क्रिप्टो लोन्स? सिंपल सी चीज है, देखो जब भी आप बैंक के पास जाते हो ना और उनसे लोन लेते हो, बैंक आपसे ना कुछ कोलैटरल रखवा लेते हैं, कुछ गिरवी रखवा लेते हैं, राइट। आप अगर बैंक के पास जा रहे हो और कोई लोन ले रहे हो तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ कोलैटरल रखवा लेगा, है ना। ऐसा होता है, बैंक्स कोलैटरल रखवाते हैं। नाउ अगर आप बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जा रहे हो और उस लोन पे आप जो कोलैटरल रखवा रहे हो वो एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि आप बैंक के पास बिटकॉइन रखते हो और बिटकॉइन के को कोलैटरल रख के आप कुछ पैसा डॉलर्स ले लेते हो या रुपीस में लोन ले लेते हो, उसे हम क्रिप्टो लोन कहते हैं। इसे कंफ्यूज मत कर लेना उस चीज से कि क्रिप्टो करेंसी में लोन दे दिया। क्रिप्टो करेंसी में लोन नहीं दे रहा है वो, कि आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लोन ले लिया, नहीं। आप बिटकॉइन कोलैटरल रख रहे हो और उसके बेसिस पे आपको लोन मिल रहा है, दैट दीज आर कॉल्ड क्रिप्टो लोन्स, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज का, इसमें फंसा सकते हैं। अ क्रिप्टो करेंसी बैक्ड लोन है, ये कोलैटरल रख रहे हो ना क्रिप्टो करेंसी। अ क्रिप्टो करेंसी बैक्ड लोन यूजेस डिजिटल करेंसी एज कोलैटरल, सिमिलर टू सिक्योरिटीज बेस्ड लोन। आप कुछ प्लेज करते हो, उस पे लोन ले लेते हो, है ना। द बेसिक प्रिंसिपल वर्क्स लाइक अ मॉर्गेज लोन, कि आपने घर है, घर पे हाउस लोन लेना है, वो घर ही आपने गिरवी रखा हुआ है जो आप बना रहे हो, उसी पे आपने हाउस लोन लिया है। या जो आप गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हो, तो आपने लोन लिया, जो आपने गाड़ी खरीदी वो गाड़ी आपने गिरवी रखी हुई है जब तक आपका लोन पूरा नहीं हो जाता। अगर आप लोन में डिफॉल्ट कर जाते हो तो बैंक आपकी गाड़ी लेके जा सकता है, राइट, वो कोलैटरल है। तो वैसे ये है, ठीक है। तो ये तो हो गए क्रिप्टो लोन्स। अब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है? देखो अभी जो फाइनेंस आपको प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम ट्रेडिशनली कह देते हैं बैंक्स या एनबीएफसीज कह देते हैं। ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ना। ये ना सेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। आप इनके पास जाते हो, कुछ डॉक्यूमेंट वर्क करते हो, ये आपको पूरी केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर केवाईसी, पूरी केवाईसी करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, पेपर वर्क करते हैं और फिर इवेंचुअली जाके आपको लोन सैंक्शन कराते हैं। और ये लोग ये जो बैंक्स और एनबीएफसीज आपको लोन देते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, दीज आर रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। इंडिया के केस में आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। कोई ना कोई रेगुलेट करता है ना। लेट्स सपोज एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निकलता है जो कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, ना आरबीआई कर रहा, ना कोई सेंट्रल बैंक कर रहा। कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट नहीं कर रही और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको क्रिप्टो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंडर रेगुलेटेड नहीं है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई रेगुलेशन नहीं है उस पे। देखो बैंक पे तो आरबीआई कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी रखता है कि आपने इतना एसएलआर रखना है, इतना सीआरआर रखना है, इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना है। ये सब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मान लो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे नहीं है, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है और क्रिप्टो करेंसी को लेके अभी तक ऐसे कोई खास रेगुलेशंस नहीं आई हैं। तो कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का।
आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर क्रिप्टो एसेट्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपके डिजिटल करेंसी है, डिजिटल आपका एक आइडेंटिटी है, उस डिजिटल आइडेंटिटी पे आप लोन ले सकते हो, क्रिप्टो लोन ले सकते हो, राइट? आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, आप जाके किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्रिप्टो डिपॉजिट्स कर सकते हो। आपको अपनी एक्चुअल आधार कार्ड वाली आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी से आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो ये एक एग्जांपल होगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ये बैंक्स, एनबीएफसीज, आरबीआई वगैरह सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, या इन्हें हम कहते हैं ट्रेड फाई, सीफाई या ट्रेड फाई। ट्रेड फाई मतलब ट्रेडिशनल फाइनेंस, ट्रेडिशनल, सेंट्रलाइज्ड या ट्रेडिशनल फाइनेंस, ठीक है ना? ये टर्म्स आपको पता चल गए। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल में यह लिखा है कि यूएसए में, अभी इंडिया में तो नहीं, यूएसए में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं जो क्रिप्टो फाइनेंस की फील्ड में एंटर कर चुके हैं। और वो क्रिप्टो फाइनेंस की फील्ड में एंटर कर चुके हैं। यूएसए में अभी क्रिप्टो फाइनेंस को लेके कोई रेगुलेशन नहीं बनी है, कोई भी रेगुलेशन नहीं बनी है, ठीक है? नॉर्मल जो डॉलर रिलेटेड फाइनेंस है, बैंक रिलेटेड फाइनेंस है, उसके रिलेटेड तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेड रिजर्व, उसने बहुत सारी रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। इंडिया के बैंक्स के लिए आरबीआई ने बहुत सारी रेगुलेशंस बनाई हैं। पर ये जो क्रिप्टो फाइनेंस वाले इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे आ गए हैं, इन पे अभी तक कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ये एक इमर्जिंग फील्ड है। The development of Bitcoin and thousands of other cryptocurrencies in a little over a decade has changed the definition of money. अब मनी डिजिटल भी हो गया है and spawned a parallel universe of alternative financial services. अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज आपको बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह दे रहे थे। अब एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स, एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा हो चुका है क्रिप्टो फाइनेंस का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अब एक रियलिटी है। अलाउइंग क्रिप्टो बिजनेसेस टू मूव इनटू ट्रेडिशनल बैंकिंग टेरिटरी। जो एरिया बैंक्स का टेरिटरी थी, उसमें ये लोग एनक्रोच कर रहे हैं। अब ये लोग भी फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले फाइनेंस प्रोवाइड करने की मोनोपोली बैंक्स की थी या एनबीएफसीज की थी, अब ये लोग एंटर कर रहे हैं। अब कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं? ये आपको डिपॉजिट्स की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। होल्डिंग्स यानी कि डिपॉजिट, आप क्रिप्टो करेंसी कहीं डिपॉजिट कर दो, उस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो डिपॉजिट की फैसिलिटी है, क्रिप्टो लोन्स की फैसिलिटी है, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में क्या पता क्रिप्टो इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो, है ना? और बहुत सारी फैसिलिटीज हो सकती हैं। जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनका क्रिप्टो वाला इक्विवेलेंट भी हो सकता है, एक पैरेलल क्रिप्टो इक्विवेलेंट हो सकता है उनका, है ना? तो वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज क्रिप्टो करेंसी में हो तो एक पैरेलल यूनिवर्स बन गया। तो ये मेजर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइडेड है। डिपॉजिट की है अभी तो, क्रिप्टो लोन्स की है, और बहुत सारी, स्काई इज द लिमिट, और बहुत सारी आ सकती हैं। क्लियर? नाउ क्यों लोग इन क्रिप्टो फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं? क्यों लोग क्रिप्टो फाइनेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तभी तो ये कंपनीज आ रही हैं, तभी तो ये प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो लोग क्यों क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट करना चाहेंगे? लोग क्यों क्रिप्टो लोन्स लेना चाहेंगे? आइए देखते हैं। हाउ क्रिप्टो सर्विसेज डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग। पहली चीज, डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। देखो, डिपॉजिट पे ना ट्रेडिशनल बैंक्स आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है? वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम ही होता है, चाहे एफडी करा लो, चाहे कोई सेविंग डिपॉजिट करा लो। पर अभी ये पाया गया है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो डिपॉजिट्स वाले हैं ना, जो नए प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, ये आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। जो क्रिप्टो डिपॉजिट्स हैं, उन पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स। तभी लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। क्रिप्टो डिपॉजिट्स, अगर जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स खुले, वहां पे अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट करते हो, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नाउ ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हाई इंटरेस्ट रेट कैसे दे पा रहे हैं? कारण नंबर 1, जो बैंक्स हैं, जो आपको ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं, उन पे आरबीआई ने कुछ शिकंजा कसा हुआ है। उनको कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं वो पूरी करनी पड़ती है। फिर उनको कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं साइड पे। बैंक्स को इंडिया में सीआरआर रखना पड़ता है, एसएलआर रखना पड़ता है, कुछ पैसा साइड में रखना पड़ता है। तो इसलिए बैंक्स की एबिलिटी नहीं होती कि अपने डिपॉजिटर्स को हाई इंटरेस्ट रेट दे पाए।
फिर बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, साइड में कुछ कैपिटल रखना पड़ता है, बैंक्स को कुछ लोन की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं बैंक्स को, तभी बैंक आपको इतना अपनी तरफ से मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दे पाता है। ये सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट इन लोगों पे लगती नहीं है। इन्हें कुछ करने की जरूरत है, इन्हें ना रिजर्व्स रखने की जरूरत है। आरबीआई ने तो ये बैंक्स को बोला है ना रिजर्व रखने के लिए ताकि रिस्क कवर हो, इनको अभी तक नहीं बोला है, ये नई फील्ड है। कोई रिजर्व नहीं रखना, कोई रेगुलेटरी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। प्लस बैंक्स के साथ एक और चीज है, बैंक्स पे ना आरबीआई ने ऐसे भी शिकंजा कसा हुआ है कि बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स में बैंक्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रिस्की लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि रिस्की एसेट्स में डालेंगे तो कल को पैसा वापस नहीं आएगा। पर रिस्की एसेट्स में डालने का एक और फायदा है, रिस्की पे रिटर्न अच्छा मिलता है। बैंक्स अगर नॉर्मल सेफ इंसान को लोन दे रहे हैं तो उस पर खास इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, पर अगर एक रिस्की एसेट में डाल रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट भी अच्छा आएगा, रिटर्न भी अच्छा आएगा ना। ये कोई बंदिश क्रिप्टो डिपॉजिट्स वालों पे है नहीं। ये जो लोग, ये जो क्रिप्टो फाइनेंस वाले हैं, ये जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं, इसे ये कहीं भी डालें और ये रिस्की एसेट्स में डालते हैं, हेज फंड्स वगैरह में डाल देते हैं, वहां इन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है, तभी ये आपको डिपॉजिट पे अच्छा रिटर्न ऑफर कर सकते हैं। तो ये रिटर्न अच्छा ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए लोग इनकी तरफ जा रहे हैं। पर रिटर्न ये अच्छा ऑफर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। और अगर ये रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो रिस्क आप पे भी तो होगा। ये लोग रिस्क ले रहे हैं, कल को इन्होंने जहां आपका डिपॉजिटर्स का पैसा डाला वहां से वापस नहीं आता, तो ये लोग भी डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। तो रिस्क की कॉस्ट है। हां, आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है, पर पैसा डूब भी सकता है, रिस्क है, ठीक है। प्लस आपको याद होगा, हमने करा भी हुआ है करंट अफेयर्स में भी, अपने लेक्चर्स में भी, कि आपके जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं बाय DICGC। जितना भी आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है वो 5 लाख तक इंश्योर्ड है, यानी कि कल को बैंक फेल हो जाता है तो 5 लाख तो आपके डिपॉजिट्स में से इंश्योर्ड है ना। ये फैसिलिटी क्रिप्टो डिपॉजिट्स में नहीं है। अगर ये प्लेटफॉर्म फेल हो गया तो आपका पैसा भी डूब गया, कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, और ये रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं। तो दो चीजों में ये है, जितना रिस्क उतना इंटरेस्ट रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट, तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट लेने चले जाओ, पर रिस्क है, पैसा भी डूब सकता है। सो दिस इज हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग, ठीक है। सो इन अ सेंस रिस्क्स कम विद रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, समटाइम्स 100 टाइम्स द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो आपको बैंक्स दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें, स्टेबल कॉइन। इस आर्टिकल में स्टेबल कॉइन टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। वो स्टेबल कॉइन टर्म देख लेते हैं एक बारी, है ना। देखो, आपको पता है बिटकॉइन को आए हुए 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और बिटकॉइन बहुत पॉपुलर भी है, पर बिटकॉइन ना एज अ करेंसी नहीं यूज हो पा रहा है। लोग ज्यादातर आज भी अपनी करेंसीज रुपीज या डॉलर में ही ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बिटकॉइन को लोग एज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख रहे हैं कि मैंने बिटकॉइन इसलिए खरीदे ताकि इनकी वैल्यू बढ़ेगी, मैं पैसे कमा लूंगा, पर लोग एज करेंसी इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए बिटकॉइन नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए रखा हुआ है ना। बिटकॉइन या और कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज तक एज अ करेंसी क्यों नहीं यूज हो पा रही है? व्हाई ओनली एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, करेंसी नहीं यूज हो पा रही है। उसका कारण यह है कि ये है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, डोज कॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ये स्टेबल तो रहते नहीं है, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहते, ऊपर नीचे इनकी वैल्यू होती रहती है। और जब भी कोई करेंसी वॉलेटाइल होगी, स्टेबल नहीं होगी, लोगों का उस पर विश्वास नहीं होगा एज अ करेंसी। लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए, पर एज करेंसी यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए लोगों ने पता क्या करा? लोगों ने एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी निकाल दी, जैसे कि लोगों ने निकाली हुई है टेथर। टेथर एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है विच इज बैक्ड बाय डॉलर, यानी कि डॉलर और टेथर का एक्सचेंज रेट फिक्स किया हुआ है। यानी कि फॉर एग्जांपल 4 टेथर इज इक्वल टू $1, ठीक है। और आपने टेथर की वैल्यू डॉलर के साथ पेग कर दी है।
यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, टेथर की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर डेप्रिशिएट होगा, टेथर डेप्रिशिएट होगा। आपने ये एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया है, डॉलर और टेथर की वैल्यू पेग कर दी है। तो डॉलर अगर स्टेबल है तो टेथर भी स्टेबल रहेगा। नो वो डिजिटल करेंसी दैट इज पेग टू अ एक्चुअल फिजिकल एसेट या एक्चुअल करेंसी, या गोल्ड के साथ आप कर सकते हो उसे पेग, जरूरी नहीं है डॉलर के साथ करो, गोल्ड के साथ कर सकते हो ना। वो क्रिप्टो करेंसी विच इज एक्चुअली पेग टू समथिंग, उसे हम स्टेबल कॉइन कहते हैं। ठीक है ना, स्टेबल कॉइन भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ रहा है और स्टेबल कॉइन बहुत सारे प्राइवेट लोग इशू भी कर रहे हैं, जैसे टेथर हो गया, यूएसडी कॉइन हो गया। पर स्टेबल कॉइन की एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पता क्या है? ये जो एक्सचेंज रेट है ना, इसे मेंटेन करने के लिए इन अथॉरिटीज को, जो टेथर इशू कर रहे हैं, जो टेथर इशू करने वाली अथॉरिटी है या प्राइवेट कंपनी है, इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए इनके पास ठीक ठाक डॉलर के रिजर्व्स होने चाहिए, कि कल को लोगों को लगे कि यार टेथर $1 4 टेथर के इक्वल नहीं है, एक्चुअली $1 तो 10 टेथर के इक्वल है, ये तो इन्होंने आर्टिफिशियली मेंटेन करा हुआ है। 4 टेथर दे के मैं $1 नहीं ले सकता। मान लो मैंने कल को या मैंने बोल दिया $1 इज इक्वल टू 4 टेथर, आप बोलोगे किस बेसिस पे? मैं बोलूंगा भाई 4 टेथर ले आओ, मुझसे $1 ले जाओ, खत्म बात। तो मेरे पास डॉलर होने चाहिए ना अपने इस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए, कि मैं अगर कह रहा हूं 4 टेथर इज इक्वल टू $1, तो मेरे पास डॉलर होने चाहिए ना, ताकि कल को आप कहो कि मैं तो नहीं मानता आपका क्लेम, तो मैं कहूंगा ले आओ 4 टेथर, मेरे से ले जाओ $1। तो मेरे पास डॉलर रिजर्व्स होने चाहिए ना, इनके पास ठीक ठाक रिजर्व्स होने चाहिए। पर ये ना बहुत ज्यादा एक बड़ी डिफिकल्ट सी चीज है, बहुत सारी कंट्रीज ये चीज मेंटेन नहीं कर पाई, ये प्राइवेट अथॉरिटीज कैसे मेंटेन कर लेंगी? वो पता क्या है, कल को अगर लोगों में ही ऐसा हो गया कि नहीं हम नहीं मानते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 4 टेथर इज इक्वल टू $1, और लोग कहने लग जाएं उस अथॉरिटी को, लेट्स सपोज वो अथॉरिटी है ए, कि भाई एक काम कर, मुझे टेथर पे विश्वास नहीं है तो मुझे डॉलर दे दे, और सारी दुनिया अपने टेथर लाने लग जाए और डॉलर मांगने लग जाए, इनके रिजर्व्स गिरने लग जाएंगे, और इनके रिजर्व गिरने लग जाएंगे तो ये अपना क्लेम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और क्लेम नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो टेथर ही कोलैप्स कर जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट्स ये चीज फिर भी मेंटेन कर लें, ये प्राइवेट कंपनीज कैसे मेंटेन करेंगी? तो ये एक प्रॉब्लम है, एक वल्नरेबिलिटी है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो स्टेबल कॉइन है ये पॉपुलर नहीं हो सकते। और जब से गवर्नमेंट्स ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकालना शुरू कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ही खुद की डिजिटल करेंसी निकाल रही है, आरबीआई एक डिजिटल करेंसी निकालने की सोच रहा है, यूएसए एक डिजिटल करेंसी निकालने की सोच रहा है। जब बैंक्स ही जो खुद डॉलर या रुपी बनाते हैं, आरबीआई रुपी बनाता है, फेडरल रिजर्व डॉलर बनाता है, ये खुद अपनी डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं, तो स्टेबल कॉइन का तो कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं, ये डिजिटल करेंसी ले लेंगे। तो इसलिए शुरुआत में इसका प्रॉमिस लग रहा था स्टेबल कॉइन का, अब इतना नहीं है। खैर, हम वापस क्रिप्टो फाइनेंस पे आ जाते हैं। क्रिप्टो फाइनेंस की एडवांटेजेस क्या हैं? क्या एडवांटेजेस हैं? इनोवेटर्स आर्ग्यू दैट क्रिप्टो फॉस्टर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे लोग अंडर बैंक्ड हैं या अनबैंक्ड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए, आधार वगैरह तो है, पर बहुत सारे डिसेबिलिटीज है जिनकी वजह से वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं कर सकते फाइनेंशियल फैसिलिटीज, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा सकते, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अनोनिमिटी होती है, कोई आपके पास बस क्रिप्टो एसेट्स होने चाहिए, बस आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए, आपको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में बहुत सारे ऐसे लोग जो इन वजहों से ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर से अछूते रह जाते हैं, अब वो इनके थ्रू इंटरेस्ट कमा सकते हैं, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं, क्रिप्टो फाइनेंस उठा सकते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलेगा इन्हें, प्लस इंटरेस्ट रेट तो हाई मिल ही रहा है ना। तो ये फायदे हैं, पर कंसर्न्स भी हैं, कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं। वो कंसर्न्स क्या है? एक कंसर्न मैं बता देता हूं, प्राइवेसी का है। अच्छा, बहुत सारे क्रिमिनल्स जिनके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स जिनके पास बिटकॉइन पड़े हैं, पर वो क्रिमिनल्स अपना पैसा बैंक्स में नहीं डालना चाहते क्योंकि पकड़े जाएंगे, तो वो इनका फायदा उठा लेंगे क्योंकि अनोनिमिटी रहेगी।
आपने क्रिप्टो करेंसी देनी है, उस पर इंटरेस्ट कमाना है, तो ये बहुत सारे क्रिमिनल्स अपने पैसा जो इल गॉटन मनी है इनका, उस पर भी इंटरेस्ट कमा लेंगे, ये भी फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो जाएंगे। ब्लैक मनी को थोड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन में डालना है आपने, राइट? ये एक डिसएडवांटेज भी है। नाउ व्हाट इज द पॉसिबल वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? नाउ ये वे फॉरवर्ड है कि हमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, इनोवेशन को आगे बढ़ते देना चाहिए, ठीक है, बढ़ते रहने देना चाहिए, इनोवेशन को भी अलाउ करना चाहिए, सब कुछ। हाँ, ये जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये जो लूप होल्स हैं, इनको प्लग करना है, उसके लिए और इनोवेशन लेके आनी है ताकि लोग इसका गलत फायदा ना उठा सकें, पर इनोवेशन को कभी नहीं रोकना चाहिए। यही लिखा हुआ है इसमें, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के लास्ट पैराग्राफ का ही, तो ये जरूर पढ़ना आप। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ अभी रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी अनाउंस कर दी है। पहले ये अनाउंस करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिर फोन्स के लिए, मोबाइल फोन्स एंड मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फिर और बहुत सारे फार्मेसी वगैरह के लिए, सबके लिए 10 और सेक्टर्स इंक्लूड कर लिए थे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, और अब फाइनली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी ये स्कीम ले आए हैं। अब जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, ये ना एक्चुअली इसका पर्पस पता है क्या है? इसका पर्पस है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया इसका पर्पस है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है कि जितनी भी चीजें दुनिया में बन रही हैं वो इंडिया में बने, मेक इन इंडिया हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैक्ट्रीज को कुछ इंसेंटिव देंगी तो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स भी आके इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करेंगे। अगर इंडिया में फोन मैन्युफैक्चर करते हो आप, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहेंगे क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, राइट? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक ऐसी स्कीम है which will encourage different manufacturers all over the world to come and set up their factories in India. इससे मेक इन इंडिया बेटर होगा, इंडिया में एफडीआई ज्यादा आएगा, इंडिया में फैक्ट्री ज्यादा होंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है? और ये सारी चीजें जो है इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट करता था। फोन्स हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अब इंडिया खुद बनाएगा तो इंडिया का इंपोर्ट गिर जाएगा, इनफैक्ट इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट गिरेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जीडीपी क्या होती है, हमने करा हुआ है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, where C stands for consumption expenditure, I stands for investment, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, X एक्सपोर्ट है, M इंपोर्ट है। नाउ जीडीपी आपकी कम हो जाएगी अगर इंपोर्ट बढ़ जाए, ये नेगेटिव साइन है ना, तो जितने ज्यादा इंपोर्ट्स होंगे जीडीपी कम होगी। इंपोर्ट्स एक्ट एज लीकेज इन योर इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स एक्ट एज इंजेक्शन टू योर इकोनॉमी, जीडीपी बढ़ेगी। प्लस इंडिया में ही अगर फोन्स बनेंगे तो इंडिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा क्योंकि लोग फोन्स वो खरीदेंगे, और फोन्स बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, जीडीपी ओवरऑल बढ़ जाएगी। ये फायदा है मेक इन इंडिया का, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वही स्कीम है जिसके थ्रू हम ये करेंगे ना। बहुत सारे सेक्टर्स में ये स्कीम ऑलरेडी चल रही है। अब टेक्सटाइल की बारी है, तो टेक्सटाइल में ये क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। ऑलराइट, ये ओवरऑल आप देख सकते हो आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं हम खुद ही बना ले। तो ये एक ओवरऑल पैकेज अनाउंस करा था डिफरेंट, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम में इतना पैसा है, एडवांस केमिस्ट्री बैटरी में, केमिकल बैटरीज में ये इतना पैसा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इतना पीएलआई स्कीम के थ्रू आप पैसा डाल रहे हो। वैसे करते करते आप टेक्सटाइल में भी डाल रहे हो, टेलीकॉम में भी डाल रहे हो, ठीक है। नाउ पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स। नाउ मैं आपको ना पीएलआई स्कीम का बेसिक प्रेमिस बता देता हूं। पीएलआई स्कीम का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब गवर्नमेंट ने ना जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, छोटे नहीं एमएसएमई नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनके सामने ना टारगेट वो लगा दिया है, बेस लाइन लगा दिया है कि मान लो
हर कंपनी, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री पीएलआई स्कीम के अंडर एनरोल करती है। अब इनको बोल दिया है कि इस लेवल से ज्यादा, जितनी ज्यादा आप टर्नओवर करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, यानी कि मान लो आप पहले 100 गुड्स बनाते थे, गवर्नमेंट ने इसे बेसलाइन मान लिया। अब अगर आप 100 से ज्यादा अगले साल गुड्स बनाते हो, लेट्स सपोज आप 150 गुड्स बना देते हो, तो अगले साल आपने बेसलाइन के मुकाबले 50 गुड्स ज्यादा बनाए हैं। और मान लो हर एक गुड आप ₹1 का बेचते थे, तो पिछले साल के मुकाबले आपकी टर्नओवर 50 रुपीज से ज्यादा बढ़ी है। तो जितनी ज्यादा आपकी इंक्रीमेंटल टर्नओवर होगी, बेसलाइन से जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, उस पर जितनी टर्नओवर होगी, उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देगी। यानी कि अगर आपने 50 रुपीज की टर्नओवर करी है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप 50 रुपीज की एक्स्ट्रा टर्नओवर करिए, 50 रुपीज का 15% निकाल लो, 15% तक के फाइनेंशियल बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको देगी। गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देगी फाइनेंशियल। टैक्स माफी हो सकती है, वो कि टैक्स आपका माफ कर दिया, सारे और बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे कितने? 15% ऑफ योर एक्स्ट्रा टर्नओवर, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। नाउ इससे इंसेंटिव क्या मिल रहा है प्रोड्यूसर्स को? प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिल रहा है कि यार अगर ये मुझे पैसा चाहिए गवर्नमेंट से, फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, उतना ज्यादा गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। तो अब बाहर के इन्वेस्टर्स भी आएंगे कि इंडिया में आओ, पैसा डालो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। जितनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना गवर्नमेंट की तरफ से फायदा मिलता है। और इससे गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा जॉब होंगी। और यही चीज अब टेक्सटाइल में आ गई है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर वर्थ 10,000 करोड़। दिस इज पार्ट ऑफ लार्जर पीएलआई स्कीम फॉर 13 सेक्टर्स। ऑलरेडी 13 सेक्टर्स में चल रही है पीएलआई स्कीम, अब इसमें भी आ गई है टेक्सटाइल सेक्टर में। टोटल पीएलआई स्कीम सारे सेक्टर्स की मिला के गवर्नमेंट 1.97 लाख करोड़ खर्च कर रही है। टेक्सटाइल में तो सिर्फ 10,000, और बाकी सारे 13 सेक्टर्स जो हैं उनमें मिला के 1.97 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अगेन मेन एम है इकोनॉमी को बूस्ट देना। On broad terms, under PLI scheme, the government gives financial incentives as a way to reward increased production. Reward दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का in a specified sector. The PLI for textiles is aimed at expanding multi-technical, वो fibers हैं, technical textiles हैं. The objective of the scheme is to help India gain a dominant status in the global textile trade. Exports बढ़े हैं इंडिया के, क्योंकि इंडिया का टेक्सटाइल ऑलरेडी ठीक ठाक एक्सपोर्ट करता है, तो PLI स्कीम से और एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है। The PLI scheme for textiles also aims to promote the production of high value man-made fiber (MMF) and technical textiles. Man-made fiber, एक तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये तो नेचुरल फाइबर्स हैं प्लांट से। एक आप खुद से फाइबर्स प्रोड्यूस करते हो, जैसे नायलॉन हो गया, वो खुद से नेचर में अकर नहीं करता नायलॉन, पर वो फाइबर आपने खुद बनाया है, उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। एक होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इन पे बहुत पैसा मिलता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? इट इज अ हाई टेक्नोलॉजी सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर मतलब इमर्जिंग सेक्टर है ये। सनराइज सेक्टर्स उन्हें कहते हैं जो इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होते हैं, कि आने वाले टाइम में इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस होगी। इट इज अ सनराइज सेक्टर विच इज स्टेडली गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। Technical textiles are functional fabrics that have applications across various industries. जैसे जो गाड़ियां होती हैं उनके सीट के कवर हो गए, ये टेक्सटाइल्स वो टेक्सटाइल्स हैं जो कपड़ों में यूज नहीं होती और बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल्स में, सिविल इंजीनियरिंग में, कई जो टेक्सटाइल्स होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होते हैं, आग नहीं लगती, वाटर रिटार्डेंट होते हैं, गीले नहीं होते, उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन। जैसे पीपीई किट हो गई, वो जिस फैब्रिक की बनी है वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो इस पे ना पैसा बहुत मिलता है, तो इसमें भी इंडिया चाहता है कि महारत हासिल करे। तो खास पीएलआई का फोकस जो होगा ना, पीएलआई स्कीम का, वो मैन मेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में होगा, क्योंकि वर्ल्ड में इनकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है। प्रोविजंस ऑफ द पीएलआई स्कीम जो हम बात कर चुके हैं वही है, बस ये आपने खुद पढ़ना है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या प्रोविजंस है। बड़ा रटे वाली चीज है कि मिनिमम कौन सी कंपनीज एलिजिबल होंगी जो मिनिमम 300 करोड़ इन्वेस्ट करेंगी प्लांट मशीनरी में। ठीक है। और उनको क्या क्या मिलेगा? उनको 15% इंसेंटिव मिलेगा इंक्रीमेंटल टर्नओवर पे, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ लेना।
ये भी और ये भी, ठीक है। ये ट्रिविया है, ये रटने वाला पोर्शन है। क्लियर? चलो, एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इमेंस बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग and prepare the industry for making a big impact in global markets in sync with spirit of आत्मनिर्भर भारत, है ना। आत्मनिर्भर भारत क्या था? सेल्फ रिलायंस चीजों में, तो वो होगी इधर से। It will attract foreign direct investment into the textile sector, thereby enhancing productivity levels, increase export performance and employment generation. जितनी फैक्ट्रीज उतनी employment generate होगी। 2/3 of international trades in textile is of man-made fibers and technical textiles. पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है टेक्सटाइल्स का 2/3 उसमें रोल टेक्निकल टेक्सटाइल्स का है, मैन मेड फाइबर्स का है। तो इन सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा तो इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड इशू पे, थर्ड टॉपिक पे, विच इज रेलवे प्राइवेटाइजेशन। अब पहले देख लेते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेके गवर्नमेंट ने क्या निकाला था। रीसेंट प्रपोजल फॉर रेल प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल निकाला था, और बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हो रहा है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते रेलवे प्राइवेटाइज हो। तो पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल निकाला था कि कैसे रेलवे इसको प्राइवेटाइज करेंगे धीरे धीरे धीरे, और फिर हम देखेंगे कि जो लोग इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, वो देखते हैं। On July 1st, 2020, the Ministry of Railways announced that 151 trains in 109 pairs of routes, 109 पेयर मतलब कि मान लो दिल्ली और बॉम्बे का रूट है, अब इसके जाने का रूट है, आने का रूट है, तो ये पेयर हो गया ना। तो 109 पेयर ऑफ रूट्स विल बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। इट कंप्राइजेस जस्ट 5% ऑफ 2800 एक्सप्रेस एंड मेल सर्विस ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज, यानी कि इंडियन रेलवेज का जो ओवरऑल शेयर है उसका जस्ट 5% प्राइवेट सेक्टर को अभी दे रहे हैं, पर यह अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इसका रोल बढ़ाना है। प्राइवेट ट्रेन्स विल स्टार्ट ऑपरेटिंग टेंटेटिवली इन 2023 एंड इन 12 क्लस्टर्स। 12 क्लस्टर्स मतलब दिल्ली बॉम्बे एक क्लस्टर हो गया, वैसे ही। तो 2023 से प्राइवेट ट्रेन्स विल स्टार्ट ऑपरेटिंग। Private companies will be given the freedom to procure locomotives and trains from their source of choice. जो ट्रेन आपने खरीदनी है, कोई भी ट्रेन आपने खरीदनी है, कहीं से भी बनवानी है, वो प्राइवेट प्लेयर के पास खुली छूट है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने करा है कि आपने जो ट्रेन परचेज करनी है वो इंडियन रेलवे से ही करनी है या इंडियन रेलवे से ही लीज करनी है, नहीं, आप खुद अपनी नई ट्रेन निकालो, खुद बना लो, कहीं से प्रोक्योर कर लो, आपकी मर्जी। इसका मेन एम भी है ताकि हाई क्वालिटी ट्रेन लेके आए। प्राइवेट प्लेयर्स कंपटीशन के चक्कर में कोशिश करेंगे ना कि हमारी ट्रेन बेस्ट हो, तो इससे इंडियन कंज्यूमर को बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी। कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है। रेलवेज हैज इनवाइटेड रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन प्रपोजल्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ वेंडर कैपेबिलिटीज। जो लोग जो प्राइवेट प्लेयर्स चलाना चाहते हैं उनका प्रपोजल इनवाइट कर रही है अभी रेलवेज। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक एडवांटेज ये है कि अभी तक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट पैसा डाल रही थी। अब प्राइवेट कैपिटल भी इसमें आएगा, और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए आपको कैपिटल तो चाहिए, तो गवर्नमेंट कैपिटल के साथ साथ अब प्राइवेट कैपिटल भी आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा रेलवेज का, तो रेल सर्विसेज बेटर होगी, बेटर एक्सपीरियंस होगा आपको, रेल ज्यादा अच्छी चलेगी, एफिशिएंट चलेगी। वो द मूव वुड फॉस्टर कंपटीशन एंड हेंस लीड टू ओवरऑल बेटरमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। बिकॉज प्राइवेट ओनरशिप इज सिनोनिमस विद बेटर मेंटेनेंस। कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट तो चीजें मेंटेन अच्छे से नहीं करती, हाल खराब ही है गवर्नमेंट का। प्राइवेट लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे, हाँ पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे पर मेंटेनेंस अच्छी करेंगे। प्राइवेट फैसिलिटीज जितनी भी हैं उनकी मेंटेनेंस बेटर होती है। तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि प्राइवेट ओनरशिप से मेंटेनेंस बेटर होगी और सर्विसेज बेटर होगी, और ये ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे काम, तो एक्सीडेंट्स के भी कम चांसेस होंगे, क्योंकि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो लॉस को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं और प्रॉफिट की तरफ भागते हैं। नाउ एक्सीडेंट होंगे तो इनको लॉसेस होंगे, तो ये पूरी कोशिश करेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक्सीडेंट्स फिर भी होंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर इज द ओनली सॉल्यूशन टू स्टॉपिंग एक्सीडेंट्स, ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे रेलवेज में एक्सीडेंट्स लापरवाही की वजह से होते हैं, तो वो लापरवाही को कम करने की कोशिश करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स, बिकॉज उन्हें लॉस का डर होगा।
तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, ज्यादा सेफ्टी होगी, रेल सेफ्टी। और बेनिफिट्स क्या हैं? प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो और जॉब क्रिएशन होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, ट्रांजिट टाइम कम होगा क्योंकि एफिशिएंटली हाई स्पीड ट्रेन्स आ जाएंगी, डिमांड सप्लाई में रिडक्शन होगी, डिमांड सप्लाई डेफिसिट में, कि रेल सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इतनी नहीं हो रही है, कम ट्रेन्स हैं तो वो भी कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये सारी चीजें अच्छी होंगी। तो ये तो एडवांटेजेस हैं। अगर इतनी एडवांटेजेस हैं तो लोग अपोज क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे न्यूज में आर्टिकल्स क्यों आ रहे हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, सब कुछ ही प्राइवेटाइज कर रही है सरकार? क्या कंसर्न्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो तो प्रॉफिट की तरफ भागते हैं। गवर्नमेंट तो फिर भी वेलफेयर की तरफ भागती है, पर प्राइवेट प्लेयर्स तो प्रॉफिट की तरफ भागते हैं। अब बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं इंडिया में जहां पे ज्यादा लोग ट्रेन सर्विसेज का फायदा नहीं उठाते, बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में, रिमोट एरियाज, जहां पे ज्यादा रेल सर्विसेज लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट फिर भी वहां रेल सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि वेलफेयर हो, लोगों को कनेक्टिविटी तो मिले। पर जहां पे ज्यादा रेल सर्विसेज की डिमांड नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स तो वहां जाएंगे नहीं क्योंकि उन्हें डर है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स झारखंड में ट्रेन नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि यार झारखंड में ना लोगों की परचेजिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो वो हमारे जो टिकट का प्राइस है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोग हमारी ट्रेन से चलेंगे नहीं, तो हम झारखंड में ट्रेन ही नहीं चला रहे। गवर्नमेंट इस चीज पे नहीं चलती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं यार, मुझे झारखंड के लोगों को भी कनेक्टिविटी देनी है, कर्नाटका को भी देनी है, बॉम्बे को भी देनी है, मैं तो सब जगह इंडिया में हर जगह कनेक्टिविटी देनी है। पर प्राइवेट प्लेयर तो सिर्फ प्रॉफिट की तरफ जाएगा। जहां पे लोगों की परचेजिंग पावर कम है वहां ट्रेन ही नहीं चलाएगा क्योंकि उसे लगता है कि यहां पे लोग आएंगे ही नहीं मेरी टिकट साइज पे, तो ये प्रॉब्लम होगी, कनेक्टिविटी सफर करेगी। सिर्फ रिच एरियाज में रेल एस्टैब्लिश करेगा प्राइवेट, और रिक्वायरमेंट कहां है? रिच एरियाज में तो ऑलरेडी ट्रेन एस्टैब्लिश्ड है, पुअर एरियाज में कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, वहां प्राइवेट प्लेयर जाएगा नहीं क्योंकि उसे डर है प्रॉफिट का। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ये प्रॉफिट के लिए जाते हैं तो ये टिकट का प्राइस भी ऊपर रखेंगे, तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है अभी तक उसे इंडिया में अफोर्डेबल कंसिडर किया जाता था क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी, टिकट के प्राइस बहुत सस्ते रखती थी। प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो वो तो अपना खर्चा कवर करने के लिए आएंगे, उस चक्कर में क्या होगा? उस चक्कर में बड़ी सिंपल सी बात है, वो टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे, रेल ट्रांसपोर्ट वुड सीज टू बी अफोर्डेबल। ये नुकसान है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट पे तो चलो सीएजी का ऑडिट होता है, गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर वगैरह है, इसके ये ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, इस पे आप आरटीआई भी लगा सकते हो, है ना, गवर्नमेंट पे आप आरटीआई भी लगा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो, ऑडिट होता है सीएजी का। प्राइवेट की गवर्नेंस पे कोई अभी तक कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं आए कि ये भी ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे, तो मिस गवर्नेंस के चांसेस इधर भी हैं। ठीक है, तो ये कंसर्न्स है। क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है आज के करंट अफेयर्स का। पर हां, ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक आर्टिकल या एक दो आर्टिकल्स मैं आपको हमेशा दूंगा जो आपने खुद पढ़ने हैं। तो ये जो आर्टिकल आया था हिंदू में, आप गूगल कर लेना, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ये आर्टिकल आपने घर पे खुद पढ़ना है। ठीक है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लुकिंग बैक टू लुक अहेड। तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ना, एस्से और मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। क्लियर? ठीक है। और हां, इस लेक्चर के साथ जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी उसमें आपको 2 एमसीक्यूज भी मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर, उनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करने हैं। ऑलराइट? ठीक है, चलो फिर that's it from my side guys. I hope you liked today's lecture and I hope you understood each and everything discussed in this lecture. If you have any doubts then please tell us those doubts, we'll be happy to clear them all. ठीक है, चलो फिर that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you. Hi, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया then do subscribe to our channel. And if you're serious for UPSC 2022, then आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।